अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो क्लास 9th के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ अ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 हमने स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 16 का नाम जो है डेट इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। जो हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं, फूड क्रॉप जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं, कैसे हम इनकी जो रिसोर्सेज हैं, फूड के रिसोर्सेज जो इनमें हम कैसे इंक्रीज जो है वो ला सकते हैं। तो हमने लास्ट में यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो फार्मिंग के प्रैक्टिस से फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम अपने खेत में कौन कौन से मेथड, कौन कौन से प्रैक्टिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम ये देखें कि वहाँ पे हमें पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी निकलेगी। ठीक, तो उसमें हमने पढ़ा था नंबर 1 जो है डेट इज़ नोन एज अ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, नंबर 2 जो है डेट इज़ नोन एज अ क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और इसी से नंबर 3 जो है डेट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक, तो यही तीन जो है ये हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर दे हैं। तो नंबर 1 जो है डेट इज़ द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप्स की वेराइटी जो है हम देखते हैं, क्रॉप जो होते हैं इनमें बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं उनसे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड जो है वो हमें मिलते हैं। कि जितना हम एक अच्छा खासा ये जो है सीड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन हाइब्रिड सीड से हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं ये प्रोडक्शन जो होती है, पैदावार जो होती है, वो हम देखते हैं लास्ट में हमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो डेट इज़ नोन एज अ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट उसको कहा जाता है। ठीक, तो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट जो होता है तो ये हम देखते हैं फाइंडिंग ए क्रॉप वेराइटी डेट गिव ए गुड यील्ड। तो हमें ऐसे क्रॉप, हमें ऐसे फसल का इंतखाब करना है, हमें ऐसे फसल का हम देखते हैं ये चुनाव करना है, चूज़ करना है वो वाला क्रॉप जो हमें फिर लास्ट में हम देखते हैं जो हमें गुड यील्ड देता है। तो ये हम देखते हैं वेराइटी जो होते हैं, या इसी तरीके से हम देखते हैं स्ट्रेन्स ऑफ द क्रॉप जो है कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंट। तो हम देखते हैं हमें ऐसे वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें क्रॉप प्रोडक्शन में ऐसी वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो जो सीड जो है वो हमें होने चाहिए डिजीज़ रेजिस्टेंट, या क्रॉप्स ऐसे होने चाहिए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स हों, जो हम देखते हैं जिनको बीमारी जो है वो हम देखते हैं वो ना लगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बीमारी जो रेजिस्टेंट करे, बर्दाश्त करे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स। तो डेट में जब हम फर्टिलाइजर्स मैन्यूअर्स का ऐड करते हैं अपने फार्म में, तो वो वाले क्रॉप जो है वो हमें फिर वहाँ से रेस्पॉन्स, गुड रेस्पॉन्स, डेट में उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द हाई यील्ड, और इसी तरह से हम देखते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें से पैदावार जो है वो हमें वहाँ पे अच्छी निकलनी चाहिए। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे यील्ड जो होता है, जिसमें प्रोडक्शन जो होती है हमारे फील्ड्स में, वो हम देखते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। वो कब होगी? जब हम अच्छे क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वेराइटीज़ के क्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, या जब हम अच्छे वेराइटीज़ के सीड जो है वो हम देखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसे वेराइटीज़ का, बेस्ट वेराइटीज़ का, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं किन किन तरीक़ों से हम देखते हैं अपनी प्रोडक्शन जो, या क्रॉप जो है इनमें हम देखते हैं इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल करेक्टर्स इनटू द क्रॉप वेराइटी इज़ बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देखते हैं कि हमें ऐसे ऐसे क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ऐसे फसल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें डिज़ायरेबल करेक्टर्स हो, जिसमें ऐसे करेक्टर्स हो जो जो हम चाहते होंगे वो वाले करेक्टर जो है वो उस उन क्रॉप्स में होने चाहिए। और वो वाले डिज़ायरेबल करेक्टर जो है वो हम देखते हैं वो तब हो सकते हैं जब हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। This crossing may be intervarietal between two different varieties, interspecific between two different species of the same genus, or intergeneric between different genera। ठीक, तो ये हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, ये हम देखते हैं ये दो जो होते हैं, दो प्लांट जो होते हैं, जो हम देखते हैं जो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, जिनमें उनमें कोई भी सिमिलरिटी जो होती है जेनेटिकली नहीं पाई जाती, तो उनके बीच में जो हम देखते हैं वहाँ पे क्रॉस होता है। तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे हाइब्रिड वेराइटीज़ हमें मिलती हैं। तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं इंटर वेराइटल क्रॉप्स वहाँ पे होते हैं। डेट मीनस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, डेट मीनस डिफरेंट वेराइटीज़ के हम क्रॉप्स लाते हैं
और हम उनको हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम देखते हैं उसमें दोनों जो होते हैं दोनों वेराइटीज़ के हम देखते हैं उसमें फिर करेक्टर्स पाए जाते हैं। या इसी से इंटरस्पेसिफिक डेट इज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जीनस। तो एक ही ये जो होता है स्पीशीज़ जो होता है उन दोनों के बीच में हम देखते हैं वहाँ पे क्रॉस किया जाता है, डेट इज नोन एज द इंटरस्पेसिफिक। और इसी से हम देखते हैं इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक का मतलब है बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। तो मुख्तलिफ जेनेरा के बीच में हम देखते हैं वहाँ पे क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमें जो यील्ड ये जो होता है क्रॉप जो वहाँ पे हमें मिल जाता है, डेट इज नोन एज अ हाइब्रिड उसको कहा जाता है। तो डेट प्रोसेस नोन एज इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो वो हाइब्रिड जो हमें वहाँ पे क्रॉप मिलता है उसमें हम देखते हैं उसमें वो करेक्टर्स होते हैं जो हम चाहते हैं। तो वो वाले करेक्टर्स डेट में डिज़ायरेबल करेक्टर जो होते हैं वो फिर उस हाइब्रिड में पाए जाते हैं। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप्स इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन डेट वुड प्रोवाइड द डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। और इसी से हम देखते हैं दूसरा तरीका जो है डेट मीनस हमें ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन वहाँ पे करना है। तो जिन जीन्स में हम देखते हैं उनमें भी डिज़ायरेबल करेक्टर जो है वो होने चाहिए। दिस रिजल्ट्स इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो फिर हमारा फसल जो होता है वहाँ पे तैयार होता है। और उस फसल में हम देखते हैं उन क्रॉप्स में हम देखते हैं उनमें डिज़ायर्ड करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स टू बी इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वेराइटीज़ के क्रॉप जो है वो हम एक्सेप्ट करते। तो उसमें हम देखते हैं ऐसी वेराइटीज़ होनी चाहिए दैट प्रोड्यूस हाई यील्ड। एक तो हमें वो वेराइटी होनी चाहिए, एक हमारे पास एक ऐसा फसल होना चाहिए जो हाई यील्डिंग हो, जो हमें प्रोडक्शन जो है लास्ट में बहुत ही अच्छी दे या ज़्यादा दे या दुगना दे। ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशन डेट आर फाउंड इन द डिफरेंट एरिया। और इसी तरह से हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट एरियाज में हम देखते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। तो फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइड द गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर वेराइटी। तो हमें क्या काम करना है, जो फार्मर्स होते हैं जो किसान लोग होते हैं, ठीक। तो किसान लोग जो होते हैं इनको ये काम करना चाहिए कि इनको गुड क्वालिटी सीड्स दैट में हाइब्रिड किस्म के जो सीड्स होते हैं उनका इनको इस्तेमाल करना चाहिए। डेट इज़ द सीड्स शुड ऑल बी ऑफ द सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। और हम देखते हैं ऐसे सीड्स का इनको इस्तेमाल करना चाहिए जो हर किसी वेराइटी सेम वेराइटी के हों। और हम देखते हैं कि सेम कंडीशन में डेट में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में हम देखते हैं वहाँ पे वो जर्मिनेट होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू द वेदर। लेकिन हम देखते हैं जो हमारे कल्टीवेशन प्रैक्टिस होते हैं, जो हम मेथड जो है जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं वो रिलेट होते हैं या वो डिपेंड होते हैं वेदर पे कि उस प्लेस का वहाँ पे मौसम कैसा होता है, सॉइल की क्वालिटी वहाँ पे कैसी है और अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर के पानी जो है वो वहाँ पे कितना है। Since weather conditions such as the drought and the flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in the diverse क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूज़फुल। तो हम देखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वेदर के कंडीशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। जैसे ड्राफ्ट्स होते हैं, इसी तरह से कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लड के सिचुएशन होते हैं। और ये ड्राफ्ट जो होते हैं फ्लड सिचुएशन या नेचुरल क्लाइमेट जो होते हैं ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं। इनमें हम पहले से ही पेशन गोई जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसे वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं उनमें वो यूज़फुल होने चाहिए। सिमिलरली वेराइटी टोरेंट द हाई सॉइल सेलिनिटी है बीन डेवलप्ड। और इसी से हम देखते हैं आजकल ऐसे क्रॉप वेराइटीज़ का हम देखते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाई गई या उनको डेवलप किया गया है। डेट में जिस सॉइल में सेलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है, जिस सॉइल में हम देखते हैं ये जो होता है सॉल्ट वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं ऐसे किस्म की वेराइटीज़ वहाँ पे हम देखते हैं डेवलप किए जाते हैं जो हम देखते हैं जो सॉइल सेलिनिटी टॉलरेंट स्पीशीज़ होते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनके लिए हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट जो होती है वो हम देखते हैं वो उन वेराइटीज़ में की जाती हैं। नंबर 1 हाई यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव ऑफ द क्रॉप पर एकड़। तो हम देखते हैं पहले ही कैंडिडेट इज हायर यील्ड डेट मीन्स
हम जिस ज़मीन पे जितना हमारा ज़मीन है, जितना हमारा खेत है, जब हम उस पर कल्टिवेशन करते हैं तो कल्टिवेशन करने के बाद हमें वहाँ से हायर यील्ड मिलना चाहिए। पर एकड़ में हम देखें हमें वहाँ पे प्रोडक्शन जो होती है वो हमें वहाँ से दुगनी मिलनी चाहिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंसंट्रेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्राम क्रॉप टू क्रॉप। तो हम देखते हैं कि ये जो होता है कि क्वालिटी जो होती है, क्रॉप्स की क्वालिटी जो होती है, कि फसल जो होती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो वो हम देखते हैं वो फसल जो होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के फसल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं मुख्तलिफ़ क्वालिटी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द वीट। तो वीट जो होते हैं गुंद, जिसको हम देखते हैं हम इसको फिर चेंज करते हैं इनटू द फ्लोर, इसको फिर हम देखते हैं आटा बन जाता है। और इस वीट जो होता है इसमें एक क्वालिटी होती है डेट नोन एज बेकिंग क्वालिटी, जिससे हम देखते हैं इसको बेकिंग इंडस्ट्री जो होते हैं, फैक्ट्री जो होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोटीन क्वालिटी इन द पल्सेस, और इसी से हम देखते हैं जो पल्सेस होते हैं उनमें प्रोटीन क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। ऑयल क्वांटिटी क्वालिटी इन द ऑयल सीड्स, और इसी से हम देखते हैं जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें ऑयल क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसी से हम देखते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हम देखते हैं उनमें प्रिजर्वेशन क्वालिटी जो है वो हम देखते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिनमें वो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए ताकि वो बहुत देर के लिए हम देखते हैं वो प्रिजर्व रह सकते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, तो बायोटिक फैक्टर्स मैंने बताया था आपको, डेट में उसमें लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक। तो क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। तो हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो नीचे चले, डेट में क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो घट सकते हैं, लेकिन घट सकते हैं दोनों तरीके से। डेट में बायोटिक फैक्टर जो होते हैं और एबायोटिक फैक्टर जो है इनसे हम देखते हैं कि क्रॉप यील्ड जो है वो हम देखते हैं वो नीचे जा सकता है, डेट में वो घट सकता है। तो उसमें हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर में डिजीज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, निमेटोड्स आते हैं, ठीक। तो कुछ बीमारियाँ जो फसल को लग जाती है, ठीक, तो उनसे हम देखते हैं जब बीमारी हमारी फसल को लग जाती है वहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ही कम निकलते हैं। सेकंड, इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक। तो बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे ये खेत जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ इंसेक्ट बहुत ही हार्मफुल होते हैं जो हम देखते हैं हमारे फसल को हम देखते हैं वहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। जब उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारी फसल जो होती है वो कम निकलती है। और इसी से हम देखते हैं निमेटोड जो होते हैं, थे। तो निमेटोड जो होते हैं इनकी वजह से भी हम देखते हैं बहुत सारी डिजीज़ जो होती है वो हम देखते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में आता है ड्राउट, इसमें आ जाता है सैलिनिटी का मतलब है सॉल्ट वाटर कंटेंट जो पाया जाता है, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड द फ्रोस्ट। और इसी से हम देखते हैं जिस ज़मीन में वाटर लॉगिंग कंडीशंस होते हैं, जिस ज़मीन में हम देखते हैं वाटर जो होता है वो बहुत देर के लिए वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे रहता है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं एसिडिटी जो होती है ज़मीन की वो हम देखते हैं वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो घट जाती है। तो सिट्रस अंडर डिफरेंट वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज सिट्रसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें ऐसे वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ऐसे अपने फील्ड्स में अपने फार्म में ऐसे वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है इनके रेजिस्टेंट हो। डेट में अगर उन पे हम देखते हैं उन पे हमला होता भी है लेकिन वो उस हमले को हम देखते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं अपने आप को बचाते हैं। तो इसी से हम देखते हैं और एक चेंज हो डेट द चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, the shorter the duration of the crop from sowing to the harvest, the more economical is the variety। तो जितना हम देखते हैं कि एक क्रॉप जो है उसको हम एक सीड्स जो है उसको सो करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जर्मिनेशन होती है, उसके बाद हम जर्मिनेशन के बाद हम देखते हैं उसके बाद लास्ट में क्रॉप तैयार होता है, क्रॉप तैयार होने के बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो वो वाला ड्यूरेशन डेट में सोविंग से लेके बोने से लेके हार्वेस्ट तक, कटाई तक हम देखते हैं कि वो वाला ड्यूरेशन जो होता है जितना वो शॉर्ट होगा उतना हम देखते हैं कि वो वैरायटी जो होती है वो हम देखते हैं वो मोर इकोनॉमिकल होती है। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलो फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ द क्रॉप्स इन ईयर। तो इससे क्या होता है जब हम देखते हैं कि एक फसल जो है वो हम देखते हैं वो 2 ही महीनों में तैयार होती है या 3 महीनों में तैयार होते थे। तो फार्मर जो होता है वो हम देखते हैं वो उस ज़मीन में फिर हम देखते हैं मल्टीपल क्रॉप जो है उनको फिर ग्रो कर सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन हम देखते हैं इसकी वजह से हम देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन का कॉस्ट जो होता है, ठीक, उसकी कीमत जो होती है वो हम देखते हैं वो घट जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वाइडर एडाप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटीज़ फॉर वाइडर एडाप्टेबिलिटी विल हेल्प इन
stabilizing the crop production under different environmental conditions. One variety can then be grown under different climatic conditions in different areas. तो हम देखते हैं wider adaptability का मतलब ये है कि हम देखते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ क्रॉप प्रोडक्ट्स की वेराइटी जो है उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और एक वेराइटी जो होती है उसमें हम देखते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में हम देखते हैं उसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाते हैं, और उन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम देखते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो डिफरेंट वेराइटी जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें ग्रो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस एंड द प्रोफ्यूज बंचिंग और डिज़ायरेबल करेक्टर्स फॉर फोडर क्रॉप। जो हम देखते हैं फोडर क्रॉप्स का मतलब है ऐसे क्रॉप जो हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए उनके फूड के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ फोडर क्रॉप्स। तो फोडर क्रॉप्स में क्या होना चाहिए, एक तो उनमें टॉलनेस होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग उनमें होनी चाहिए, ठीक। तो जितना हम देखते हैं उनमें टॉलनेस ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये वाले दो करेक्टर जो होते हैं दे आर नोन एज द डिज़ायरेबल करेक्टर्स इनको कहा जाता है। तो डिवार्फनेस इज डिजायर्ड इन द सीरियल, जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स का मतलब है जैसे आप देखते हो राई जो होता है, वीट जो होता है, मेज जो होता है, ठीक। तो इनको सीरियल्स कहा जाता है। जितने डिवार्फ रहते हैं डेट में जितना हम देखते हैं छोटे रहते हैं, सो डेट लेस न्यूट्रेंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। तो इनमें हम देखते हैं जब इनकी हाइट जो होती है वो छोटी रहती है, तो ये हम देखते हैं ये बहुत ही कम न्यूट्रेंट जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। दस डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ द डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। तो इससे हम क्या देखते हैं कि हमारे ये जो होते हैं फोडर क्रॉप जो होते हैं वो टाल होने चाहिए, उनमें ब्रांचिंग होनी चाहिए, उनमें बहुत सारी शाखें होने चाहिए, तो वो हम देखते हैं वो डिज़ायरेबल करेक्टर्स में आ जाता है, ठीक। और इसी से हम देखते हैं हमारे सीरियल जो हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, ठीक, ज्वार बाजरा है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं जितने डिवार्फ पाए जाते जितने छोटे पाए जाते हैं तो उतने हम देखते हैं इनमें न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कम वो इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट में हम वहाँ पे क्या देखते हैं, लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ से हमें अच्छी निकलती है। टेन में प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब वहाँ पे हमें यील्ड जो होता है लास्ट में हम देखते हैं वो हमें अच्छा खासा वहाँ से मिल जाता है। शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो था इसमें डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है किसको कहा जाता है, डेट इज़ इन इंडिया as in many other agriculture based country, farming ranges from small to very large. Different farmers thus have more or less land, money and access to information and data. In short, it is the money or financial conditions that allow farmers to take up different farming practice and agriculture technology. तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए। तो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो हम अपने खेतों में भी अपने फार्मर्स में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम तब इस्तेमाल एक फार्मर तब इस्तेमाल कर सकता है जब उसके पास लैंड हो, उसके पास पहले ज़मीन होनी चाहिए, और ज़मीन के बाद जो है दूसरा पॉइंट है डेट्स मनी, उसके पास पैसा होना चाहिए। जिन पैसे से वो क्या ख़रीद सकता है वो हम देखते हैं वो वहाँ से जो है टेक्नोलॉजी जो है या इंफॉर्मेशन जो है उसको हम देखते हैं टेक्नोलॉजी जो है और इसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो है इनको ख़रीद सकता है। देयर इज़ द कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स। तो हम देखते हैं जितना हम हायर इनपुट जो है अपने ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, जितना हम यहाँ से अपने ज़मीन को देंगे तो इतना ही हमें वहाँ से जो है यील्ड जो है वो अच्छा मिलता है। Thus the farmer purchasing capacity for inputs decides cropping system and the production practices. Therefore, production practices can be at the higher levels. They include no cost production, low cost production and high cost प्रोडक्शन प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं कि जितना हम देखते हैं एक ये जो होता है एक ज़मींदार जो होता है किसान भाई जो होता है उसके पास ज़मीन भी है, उसके पास मनी भी है, उसके पास पैसा भी है, तो उन पैसों के ज़रिए हम देखते हैं वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है उनका इस्तेमाल जो है इम्प्लीमेंट जो है नए नए इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट जो है उनका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं अगर उसने नो कास्ट डेट में उसने कोई भी पैसा जो है वो अपने हम देखते हैं अपने खेत जो है या अपने ये जो है फार्म जो है उसमें उसने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। तो डेट में उसने नए नए टेक्नोलॉजी जो है नए नए इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया, तो लो कास्ट प्रोडक्शन वहाँ से निकलती है। डेट में वहाँ पे हम देखते हैं उसकी पैदावार जो है उसकी यील्ड जो है हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं वो वहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही कम निकलती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसी में आ जाता है डेट में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है
नंबर 1 पॉइंट जो है क्रॉप मैनेजमेंट जो होती है, हम अपने क्रॉप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिव जो है वो कैसे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है डेट इज़ न्यूट्रेंट मैनेजमेंट है। हमें जो अपनी सॉइल जो है, हमारे खेत जो है, हमें वहाँ पे जो है न्यूट्रेंट्स का मैनेजमेंट वहाँ पे करना है अच्छे तरीके से। न्यूट्रेंट जो वो ऐड कर, फर्टिलाइज़र जो होते हैं, इस तरह से मैन्योर जो उनका वहाँ पे हमें ऐड करना है। तो हम देखते हैं न्यूट्रेंट जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे लिए गुज़ा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से हम देखते हैं प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स जो है, इसी तरीके से वहाँ वो भी हम देखते हैं उनके लिए हम देखते हैं फूड जो होता है वो हम देखते हैं वो नेसेसरी होता है। फूड जो होता है उसमें न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, और वो न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं तो न्यूट्रेंट जो होते हैं प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, दे आर सप्लाइड बाय द एयर। इनको हम देखते हैं एयर जो होता है वो इनको हम देखते हैं सप्लाई करता है न्यूट्रन। फॉर एग्जांपल एयर जो होता है वो इनको कार्बन देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं वाटर जो होता है वो प्लांट्स को हम देखते हैं न्यूट्रेंट्स जो है वो देता है, डेट मीन हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन देता है। और इसी से हम देखते हैं सॉइल जो होता है वो हम देखते हैं वो क्रॉप जो है इनको हम देखते हैं इनको न्यूट्रेंट जो है वो फराहम करता है। तो डेट में सॉइल जो होता है इसमें हम देखते हैं बहुत सारे किस्म के हम देखते हैं इसमें न्यूट्रेंट जो होते हैं वो पाए जाते। देयर आर 16 न्यूट्रेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। तो हम देखते हैं 16 न्यूट्रेंट्स ऐसे हैं जो हम देखते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ, जो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक, तो आयर जो होता है वो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि आयर जो होता है वो सप्लाई करता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वाटर एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रेंट्स टू द प्लांट्स। तो 13 न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ज़मीन जो होता है वो फराहम करता है प्लांट्स को। among these 13 nutrients 6 are required in the large quantities। तो हम देखते हैं इन 13 में से हम देखते हैं 6 ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हम देखते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो लार्ज क्वान्टिटीज़ में वहाँ हम देखते हैं हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो दोज आर नोन एज, उनको मैक्रो न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। ठीक, तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स में आता है मैक्रो न्यूट्रेंट्स में आ जाता है नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। ठीक, तो ये वो वाले न्यूट्रेंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे प्लांट जो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं बाकी जो वहाँ पे 7 न्यूट्रेंट्स होते हैं। ठीक, तो वो हम देखते हैं वो प्लांट्स को इस्तेमाल में लगते हैं लेकिन इन द स्मॉल क्वान्टिटी, वो बहुत ही कम क्वान्टिटीज़ में प्लांट्स को ज़रूरत पड़ते हैं। तो उन न्यूट्रेंट्स को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ठीक, तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स में हम देखते हैं इसमें आता है आयरन, इसमें आता है मैग्नीज, इसमें आता है बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, और इसी से हम देखते हैं क्लोराइड जो होता है, क्लोरीन जो होता है, ये हम देखते हैं ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स में आ जाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स ऐसे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स को बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट्स में उनको चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं डिफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांटिंग इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज। तो हम देखते हैं इन न्यूट्रेंट्स की कमी अगर हम देखते हैं। ठीक, तो अगर ये न्यूट्रेंट जो इनकी कमी जो है वो एक प्लांट को होती है। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं जो उसमें सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, डेट मीनस उसमें रिप्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज़ होती है। तो ये हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी इफेक्ट होती है, ग्रोथ जो होती है वो भी इफेक्ट होती है, और डिजीज़ को रजिस्टर करने की जो ताकत एक प्लांट में होती है वो भी हम देखते हैं वो कम हो जाती है। टू इंक्रीज द yield द सॉइल कैन बी enriched बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो हमें क्या काम करना चाहिए अगर हम देखते हैं हमारी ज़मीन जो है उसमें हम देखते हैं न्यूट्रेंट जो है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं या डिफिशेंट है कोई सॉइल उसे। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं हमारा ये ज़मीन जो है इसमें हमें मैन्योर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें हमें फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के प्रोडक्शन जो होते हैं, पैदावार जो होते हैं वो हम देखते हैं वो अच्छी निकलती है। तो शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।